हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी क्लास फन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज पॉलिटी का एक नया टॉपिक लेकर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसको बोला जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इंग्लिश में इसको बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट में इसको DPSP भी बोला जाता है। तो दोस्तों, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो संविधान के भाग 4 में है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, यानी कि 36 से लेकर 51 तक है। और दोस्तों, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के द्वारा ग्रहण किया गया है। दोस्तों, इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना एवं सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को लागू करना, ये इसका उद्देश्य है। दोस्तों, संविधान सभा में जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, वेनेगर नरसिम्हा राव जिनका फुल नाम था, उन्होंने ही इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिफारिश किया था। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व है वो प्रस्तावना में निहित सामाजिक तथा आर्थिक जो भी न्याय है उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं उसको अभिव्यक्त करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व के प्रारूप का जो निर्माण किए थे वो थे तेज बहादुर सप्रू जी। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता इसको माना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट जो भी अनुच्छेद हैं उसके बारे में पढ़ा जाता है। दोस्तों, जो नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य के लिए केवल सलाहकारी है, यानी कि राज्य इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है और ये न्यायालय में प्रवर्तनीय भी नहीं है, परंतु ये शासन के लिए जो इसके मूलभूत सिद्धांत है तथा राज्य का यह दायित्व है कि वह विधि निर्माण में नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयत्न करना है। यानी कि राज्य जो भी अगर नियम, लॉ एंड ऑर्डर बना रहा है तो उसमें जो भी हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए दिया गया है उसको लागू करने का प्रयत्न करे, परंतु यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि इसको हम न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं। तो इसका सबसे पहले अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्व को परिभाषित किया गया है। उसके बाद इम्पोर्टेंट हमने यहाँ पे अनुच्छेद को लिखा है, तो चलिए इम्पोर्टेंट अनुच्छेद को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो 36 से 51 तक है, तो इतना हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट नीति निर्देशक तत्व हैं जो एग्जाम्स में आते हैं वो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में लिखा है, तो केवल उन्हीं को हम ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, इसमें कुछ गांधीवादी सिद्धांत के अनुच्छेद हैं जो कि 40, 43, 46, 47 और 48 है। इनको गांधीवादी सिद्धांत के अनुच्छेद बोला जाता है। तो एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछ देता है क्वेश्चन कि गांधीवादी सिद्धांत वाले अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन में मान लीजिए दे दिया ये सारी चीज़ें, तो आप वहाँ से इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों, जो अनुच्छेद 36 से 38 तक है उसमें यही बताया गया है, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को परिभाषित किया गया है और जो भी प्रावधान है वो बोला गया है। चलिए, तो 39 जो अनुच्छेद है वहाँ से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो अनुच्छेद 39 है उसमें ये कुछ नीति निर्देशक तत्व राज्य को दिया गया है और दिशा निर्देश जारी किया गया है कि राज्य इसका पालन करे। तो इसमें जो 39A है उसमें बोला गया है कि राज्य प्रत्येक स्त्री व पुरुषों को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करे। ओके फ्रेंड, इसमें इम्पोर्टेंट एक है 39D, जिसमें बोला गया है राज्य स्त्रियों तथा पुरुषों हेतु सामान्य कार्य के लिए समान वेतन दे, यानी कि स्त्री और पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए वेतन को लेकर। अगर समान कार्य है
एक समान है तो इक्वल वर्क और इक्वल उसका पेमेंट करने के लिए राज्य को बोला गया है नीति निर्देशक तत्व में। उसके बाद दोस्तों जो अनुच्छेद 40 है उसमें ग्राम पंचायतों का गठन की बात की गई है। उसके बाद दोस्तों इम्पोर्टेंट जो आपका है वो है अनुच्छेद 43, जिसमें ये बोला गया है कि जो भी कर्मकारी हैं उनके निर्वहन मजदूरी दे राज्य। तो इसके अंतर्गत यह बोला गया है कि मजदूर लोगों के कार्य के घंटे को निश्चित किया जाए, उनके रहने की दशाएं उत्तम हो तथा वे अवकाश के समय का सदुपयोग कर सकते हैं, और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। और इम्पोर्टेंट है एक अनुच्छेद 44, इसमें बोला गया है समान नागरिक संहिता का निर्माण करना, यानी कि इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बोला जाता है। आपने सुना होगा गोवा राज्य जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य था, और तो अभी इसकी मांग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, मीडिया में भी दिखाया जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका लागू हो। तो इसका जो समान नागरिक संहिता का निर्माण अनुच्छेद 44 में है। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि विवाह हुआ, तलाक हुआ या गोद लेना, ये सभी धर्म के लिए एक समान नियम लागू होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 45, इसमें ये बोला गया है कि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाए, इसको अनुच्छेद 45 में बोला गया है। और इसको दोस्तों 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। इसमें ये बोला गया कि 0 से जो 6 वर्ष के जो भी बालक हैं उनकी देखभाल एवं निःशुल्क हो तथा उनकी अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी राज्य करे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 46, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें ये बोला गया है कि SC ST एवं समाज के दुर्बल वर्गों की शैक्षणिक एवं आर्थिक उन्नति के प्रयत्न राज्य को करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों है अनुच्छेद 48, जिसमें गौवध का निषेध किया गया, यानी कि गौवध को अपराध के रूप में माना गया अनुच्छेद 48 में। उसके बाद 50 है, जो कि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण इसमें किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 51 है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करने के लिए। तो दोस्तों इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत विदेश नीति की प्रारंभिक जो भी है अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि भारतीय विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्रदान करना। तो ये आपका अनुच्छेद 51 में है। दोस्तों इसमें कुछ संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए, जिसमें आपका 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 है। अनुच्छेद 48 का क, यानी कि 48A भी इसको बोल सकते हैं आप, इसमें है पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। तो इसको किससे जोड़ा गया, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। तो दोस्तों इसमें और भी जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें और भी ज़्यादा आपके नीति निर्देशक तत्व थे, जैसे आपका 39 क में है समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करना, बालकों की शोषण से सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का प्रबंध करना, कर्मकारों को उद्योगों के प्रबंध की भागीदारी करना, और इसमें से एक इम्पोर्टेंट है जो कि पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की सुरक्षा करना। उसके बाद दोस्तों 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 को जोड़ा गया, जिसमें ये बोला गया है कि राज्य को आय, प्रतिष्ठा तथा अवसर में समानता उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाया जाए, यानी कि आय के साधन और प्रतिष्ठा और जॉब वगैरह में सबको समान तरह से समानता उपलब्ध कराने के लिए नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया था। 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 जो कि अनुच्छेद 45 है, उसमें ये बोला गया कि प्रारंभिक शैशवावस्था से लेकर यानी कि 0 वर्ष से 6 वर्ष तक के बालकों की देखभाल एवं निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करना,
उसके बाद 97वां 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसको कि अनुच्छेद 43 ख में जोड़ा गया, सहकारी समितियों का निर्माण करना, इसको जोड़ा गया, जिसको कोऑपरेटिव जो समिति होते हैं उनका निर्माण करने के लिए बोला गया है। दोस्तों यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि मिनर्वा मिल्स विवाद 1980 है। तो इसमें ये बोला गया, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि दोनों में से कोई विरोध नहीं है एवं दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि जो मूल अधिकार है और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो दोनों एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं, वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये किस आपका विवाद में बोला गया? मिनर्वा मिल्स विवाद 1980 में। तो एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछ देता है कि कहाँ पे किस विवाद में ये बोला गया कि जो नीति निर्देशक तत्व है और जो मूल अधिकार है वो एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, मिनर्वा मिल्स विवाद में बोला गया था। तो न्यायालय के द्वारा नीति निर्देशक तत्व वे लक्ष्य हैं जिन्हें हम प्राप्त करना है तथा मूल अधिकार वे साधन हैं जिनके माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये दोस्तों आज का राज्य के नीति निर्देशक तत्व आज की इम्पोर्टेंट क्लास थी, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इम्पोर्टेंट जो भी अनुच्छेद मैंने है वो मार्क कर रखा है, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इससे जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आर्टिकल्स हैं वही पूछे जाते हैं, ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और ज़्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।